नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है और अन्य किसी कंपटीशन में जिस भी कंपटीशन में हिस्ट्री संबंधित प्रश्न आते हैं उसके लिए दोस्तों यह बुक जो है अति महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप लोग इसे नज़रअंदाज ना करें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले यूट्यूब के सेटिंग में जाके 1.5x या तो 2.0x अपना प्लेबैक स्पीड बटन को कर ले, ताकि मेरी वॉइस जो आप लोगों को स्लो प्रतीत हो रही है वो जो है आपके अनुसार वो मिल सके। ठीक, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आर्य कंपटीशन टाइम्स में मध्यकाल पोर्शन पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर नंबर 7 विजयनगर साम्राज्य। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। विजयनगर का राजनीतिक इतिहास। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम नामक अंतिम यादव राजा के पुत्रों हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। वे पहले काकतीयों के सामंत थे और बाद में काम्पिली यानी अनेगोंडी राज्य में मंत्री बने। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बने, चलिए। संगम के 5 पुत्र थे। ठीक, विजयनगर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर आक्रमण किया क्योंकि काम्पिली नरेश ने बहाउद्दीन गुरसस्प को शरण दी थी। इस आक्रमण के दौरान दोनों भाइयों हरिहर व बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा गया, जहां उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। बाद में उन्हें दक्षिण में होयसलों के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा। दोनों भाइयों ने इस्लाम त्याग कर गुरु माधव विद्यारण्य के सहयोग से शुद्धि प्राप्त कर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे, माधव विद्यारण्य को हरिहर द्वितीय के अभिलेख में सर्वोच्च प्रकाश अवतार कहा गया है। आगे दोस्तों, हरिहर व बुक्का ने अपने गुरु श्रृंगेरी के विद्यारण्य तथा उसके भाई सायण वेदों के प्रसिद्ध भास्कर टीकाकार की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अनेगोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना की। आगे है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी 1336 ईस्वी में, विजयनगर या विद्यानगर 1342 ईस्वी में, बेनुगोंडा या पेनुगोंडा 1570 ईस्वी में तथा चंद्रगिरी 1614 ईस्वी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। हम्पी के भग्नावशेषों को सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में खोजा है। ठीक, आगे है पहला नंबर संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। संगम वंश का नाम हरिहर व बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा है। पहला हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी। इसने 1336 ईस्वी में हम्पी यानी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। बाद में यह विजयनगर साम्राज्य बना। इसने अनेगोंडी के स्थान पर 1342 ईस्वी में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। हरिहर ने अपने भाई बुक्का के साथ सहकारिता के आधार पर संयुक्त शासन किया। बुक्का गुट्टी यह उपराजधानी थी। ठीक है, बुक्का गुट्टी यह उपराजधानी थी से शासन करता था। आगे,
आगे है, हरिहर को एक समुद्र का अधिपति कहा गया है। हरिहर एवं उसके उत्तराधिकारियों ने विरूपाक्ष यानी शिव देवता के अभिकर्ता के रूप में शासन किया। हरिहर ने 1346 ईस्वी में होयसल शासक वीर वल्लाल चतुर्थ को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। 1352 से 1353 ईस्वी में उसने मदुरा पर विजय प्राप्त की। आगे बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी। बुक्का प्रथम हरिहर प्रथम का भाई था। हरिहर प्रथम के साथ संयुक्त रूप से शासन करने के बाद हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया है। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा। 1370 से 1371 ईस्वी में बुक्का ने मदुरा का स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर विजयनगर में मिला लिया। आगे मदुरा विजय बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन ने की। इससे विजयनगर का प्रसार रामेश्वरम, ठीक है, पता है ना रामेश्वरम, वहीं जहाँ राम भगवान ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, वही उसी पवित्र स्थल को ही हम रामेश्वरम कहते हैं। ठीक है, प्रसार रामेश्वरम तक हो गया। वह तमिल और केरल के प्रदेश सहित संपूर्ण दक्षिण भारत विजयनगर में शामिल हो गया। आगे है, बुक्का प्रथम के समय में बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हुई। बहमनी विजयनगर के बीच युद्ध का कारण रायचूर दोआब पर नियंत्रण को लेकर था। रायचूर दोआब कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। रायचूर दोआब हीरो व लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। आगे दोस्तों 1356 ईस्वी में बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। रायचूर दोआब के अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा तथा मराठवाड़ा में भी दोनों राज्यों के हित टकराते थे। बुक्का ने बहमनी सुल्तान मुहम्मद शाह प्रथम से 1367 ईस्वी में युद्ध किया व समझौते के फलस्वरूप रायचूर दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। कृष्णा नदी को बहमनी व विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी एवं दक्षिण विजयनगर साम्राज्य था। आगे, यह पहला अवसर था जब किसी बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में प्रवेश किया। इस युद्ध में ही पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ तथा यह नियम भी बनाया गया कि युद्ध के दौरान आम जनता की हत्या नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की तथा वैदिक मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ की रचना की, किंतु उसने अन्य धर्मों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की एवं मंदिरों की मरम्मत करवाई। उसने वेद व अन्य धार्मिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखवाईं तथा तेलुगु साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। तेलुगु कवि नचन सोम बुक्का प्रथम के दरबार में थे। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। वल्लूर अनुदान लेख में इसे राज वाल्मीकि एवं राज व्यास कहा गया है। हरिहर द्वितीय के काल में पूर्वी समुद्री तट की तरफ साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई। उसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी समुद्री तट पर बहमनी साम्राज्य से 1377 ईस्वी में बेलगांव व गोवा को छीनना था एवं दभोल एवं चोल बंदरगाह भी प्राप्त किया। आगे, हरिहर द्वितीय ने उत्तरी श्रीलंका में भी एक समुद्री अभियान भेजा व वहां के राजा से कर प्राप्त किया। हरिहर द्वितीय ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज व राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, जबकि हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम ने कोई राजशाही उपाधि धारण नहीं की थी। आगे है, इसके काल में बहमनी व वारंगल के राजाओं ने विजयनगर के विरुद्ध गठबंधन बना लिया।
ऐत्रेय ब्राह्मण के टीकाकार, सायन एवं सर्वदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य और हरिविलास के लेखक श्रीनाथ इसके दरबार में थे। हरिहर द्वितीय के चन्नरय पटन शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। नानार्थ आगे है। नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुगपा दंडाधिनाथ उसका सेनापति था। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी। देवराय प्रथम के शासक बनने से पहले 2 वर्ष तक विरूपाक्ष प्रथम एवं बुक्का द्वितीय ने शासन किया था। उसके राज्यारोहण होते ही तुंगभद्रा दोआब यानी रायचूर को लेकर बहमनी शासक फिरोज से युद्ध हुआ, किंतु देवराय पराजित हुआ तथा हरजाने के रूप में 10 लाख खून, मोती व हाथी देने पड़े। उसे अपनी पुत्री का विवाह भी फिरोज से करना पड़ा व बांकापुर का क्षेत्र दहेज में देना पड़ा। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है, लेकिन देवराय ने अंतिम युद्ध में वारंगल के राजा को अपने पक्ष में कर फिरोज को हरा दिया। आगे देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहरें बनवाई। उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। रोटेट हो गया ना, 1 सेकेंड। यही था दोस्तों, थोड़ा सा रोटेट हो गया था, कोई नहीं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आगे है। देवराय प्रथम के दरबार में हरविलासम का रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। प्रथम इतावली यानी इटली यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था। निकोलो कोंटी आया था, कहाँ का था? इतावली के। ठीक है, आगे। सर्वप्रथम देवराय प्रथम ने अश्वसेना के महत्व को समझाकर फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे। सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती देवराय प्रथम ने ही की थी। उसकी सेना में 10,000 मुसलमान थे। कितने थे दोस्तों? 10,000 मुसलमान। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रामचंद्र व वीर विजय बुक्का कुछ माह के लिए शासक बने। धार्मिक दृष्टि से देवराय प्रथम शैव था और पंपा देवी के भक्त के रूप में प्रसिद्ध था। देवराय द्वितीय को देख लेते हैं। 1425 से 1446 ईस्वी। यह संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। यह वीर विजय बुक्का का पुत्र था। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय एवं पुरोधा भी कहा जाता है। उसके अभिलेखों में उसे गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। जनता उसे इंद्र का अवतार मानती थी। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को जागीरें दी। उसने एक मस्जिद भी बनवाई तथा सिंहासन के आगे कुरान रखवाई ताकि मुस्लिम उसकी इज्जत करें। ठीक है, आगे। उसने सेना में 10,000 मुस्लिम घुड़सवार धनुर्धारियों की भर्ती की। उसने सर्वप्रथम सेना में 2,000 तुर्क धनुर्धारियों की नियुक्ति की। देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुर्रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की एवं विजयनगर राज्यसभा में उन्हें फारस का राजदूत नियुक्त किया गया। आगे नुनीज के अनुसार क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु यानी बर्मा व तेनासरीम यानी मलाया के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे। देवराय द्वितीय साहित्य का संरक्षक व संस्कृत का महान विद्वान था। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि लिखा और वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखी। शिवत्व चिंतामणि की रचना देवराय द्वितीय के समय में हुई। इसमें
लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित वर्णन है। ठीक है, संबंधित वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना देवराय द्वितीय के मंत्री लक्कन दंडेश ने की है। आगे, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ एवं संस्कृत कवि दीन दिमा देवराय द्वितीय के दरबार में भी रहे हैं। आगे, इसके दरबारी कवि कन्नड़ चामरस ने प्रभुलिंग लीला की रचना की। इसके दरबार में 34 कवि रहते थे। इन्होंने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि देकर उसका कनकाभिषेक यानी स्वर्ण वर्षा करवाया। उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेंद्र को हराया एवं कोंडबिंदु यानी आंध्र प्रदेश को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया और श्रीलंका में सैनिक अभियान भेजा। देवराय द्वितीय ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया है। आगे, मल्लिका अर्जुन 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी। उसके समय उड़ीसा व बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। मल्लिकार्जुन को प्रणदेव राय भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चीनी यात्री माहुआन 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर आया। मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर का पतन प्रारंभ हो गया था। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी। यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा अब सालुब वंश। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेकंड सालुब वंश। ठीक है, 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक ये चला है। ठीक है, ज़्यादा समय तक नहीं था, फिर भी देखते हैं इसको। 1485 ईस्वी में नरसिंह सालुब नामक चंद्रगिरी के सामंत ने राज सिंहासन पर अधिकार कर संगम वंश को समाप्त कर दिया व सालुब वंश की नींव डाली। ठीक है, पहला संगम, दूसरा सालुब, याद रखिएगा। इसे हम प्रथम बलापहार कहते हैं या कहा जाता है। ठीक, आगे, सालुब नरसिंह ने अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया। आगे, सालुब नरसिंह ने नरसा नायक नामक व्यक्ति को अपने अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया। नरसा नायक अवसर पाकर वास्तविक शासक बन बैठा तथा सालुब नरसिंह के पुत्र इमाडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। नंबर 3 है दोस्तों तुलुव वंश 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या की एवं स्वयं शासक बन बैठा। वीर नरसिंह ने सालु वंश का अंत किया तथा तुलुव राजवंश की नींव डाली। इसे विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बालापहार कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, वीर नरसिंह ने अपनी प्रजा की भलाई में रुचि ली तथा अपनी प्रजा में युद्धवत भावना जागृत किया। वीर नरसिंह द्वारा बलापहार के विरुद्ध साम्राज्य में असंतोष पैदा हो गया व 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय शासक बना। वीर नरसिंह ने अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता भी किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय दोस्तों महान था, बाबर भी इसकी तारीफ किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, आएगा भी। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक था। वह विषम परिस्थितियों में शासक बना तथा राज्याभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था इसका। ठीक है, आगे 1509 से 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने बीजापुर के आदिल शाह के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ
इस युद्ध में यूसुफ आदिल शाह मारा गया। ठीक है, आगे है 1512 ईस्वी में उसने बीजापुर को परास्त कर संपूर्ण रायचूर दोआब जीत लिया। रायचूर को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। 1520 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को रायचूर में फिर परास्त किया। इस विजय में क्रिस्टियाओ डी फिगिरेडो के नेतृत्व में आई पुर्तगाली सैनिक टुकड़ी का भी योगदान रहा है। ठीक है, आगे है विद्रोहियों का दमन कर 1513 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से उदयगिरी, तेलंगाना, वारंगल, राजमुंदरी, कोंडपल्ली व कोंडाविदु जीतकर अपने राज्य क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से किया है। प्रताप रुद्रदेव पर विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव ने विजय भवन सिंहासन मंच का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने गुलबर्गा व बीदर पर आक्रमण कर बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजगद्दी पर बैठाया। आगे इस उपलब्धि की स्मृति में कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया है। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह को पराजित किया। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे व उनसे सबसे पहले संधि की, क्योंकि वे घोड़ों की आपूर्ति करते थे तथा विजयनगर की भांति पुर्तगालियों की भी बहमनी साम्राज्य से शत्रुता थी। आगे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक व दूत मिशन विजयनगर भेजा। कृष्णदेव राय ने इस पुर्तगाली मिशन को भटमल से किला बनाने की आज्ञा दी। आगे है दोस्तों, आगे है कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यद यानी मोतियों की माला की रचना की। इसमें कृष्णदेव राय के राजनैतिक विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन है। इस ग्रंथ में विष्णु के अवतार, रंगनायक एवं आलवार महिला संत अंडाल के विवाह का वर्णन है। आमुक्त माल्यद ग्रंथ को विष्णुचितीय एवं विष्णुचितीय एवं विश्ववितीय भी कहा गया है। आमुक्त माल्यद के अनुसार राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। राजा को कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों, महान विद्वान व विद्या प्रेमी होने के कारण कृष्णदेव राय को अभिनव भोज भी कहा जाता था। उसे आंध्र भोज एवं आंध्र पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जम्बवती, कल्याणम, उषा परिणय तथा मदालसा चरित्र नामक पुस्तकों की भी रचना की है। उषा परिणय नाटक में उषा एवं अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसका समय तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। आगे है अष्टदिग्गज कवियों में अल्लासानी पेड्डाना सर्वप्रमुख था। इसने मनुकारिता की रचना की। पेड्डाना को आंध्र कविता एवं तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। पेड्डाना कृष्णदेव राय का राजकवि था।
अष्टदिग्गज के अन्य कवियों में नंदी, तिम्मन, भट्टमूर्ति, धुरजटी, मल्लन, रामचंद्र, जिरगली मुर्रन तथा तेनाली राम थे। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट अपनी मां नागला देवी की स्मृति में नागलपुर नामक नगर की स्थापना की एवं पत्नी की याद में हासपेट नगर की स्थापना की है। आगे पुर्तगाली यात्री डेमिंगोज पायस व डुआर्ट बारबोसा इसके काल में विजयनगर आए। कृष्णदेव राय का राज दरबार भुवन विजय यानी विश्व विजय था। प्रतिवर्ष भुवन विजय में बसंत उत्सव मनाया जाता, जहां कवियों को सम्मानित किया जाता था। राज्य की आय 4 बराबर भागों में बांटी जानी चाहिए। पहला, कृष्णदेव राय का कथन है कि राज्य की जो आय है वह 4 बराबर भागों में बांटी जानी चाहिए। कृष्णदेव राय ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया तथा कर निर्धारण भी किया है। आगे कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर यानी राम को समर्पित है हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी कृष्ण के मंदिर भी बनवाए। हजारा मंदिर राज परिवार की स्त्रियों द्वारा पूजा के लिए बनाया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर से 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय के राजगुरु का नाम जो है व्यासराज था। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को हटा दिया था। आगे है कृष्णदेव राय की 2 रानियां तिरुमल्ला देवी और चिंता देवी थीं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। आगे है कृष्णदेव राय की वैष्णव धर्म में आस्था थी। वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था। कृष्णदेव राय ने मुस्लिम अफसरों को भी नियुक्त किया था। अच्युत देव राय 1529 से 1542 ईस्वी। कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु से पहले अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसका राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में हुआ था। उसने राम राय के साथ संयुक्त शासन किया। अच्युत देव राय के दरबारी कवि जो थे वह राजनाथ डिडिम्ब थे। कौन थे? राजनाथ डिडिम्ब ने संस्कृत काव्य अच्युत राय अभ्युदय में अच्युत देव राय की उपलब्धियों का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, एक बार इस लाइन को दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, अच्युत देव राय के दरबारी कवि राजनाथ डिडिम्ब ने संस्कृत काव्य अच्युत राय अभ्युदय में अच्युत देव राय की उपलब्धियों का वर्णन किया है। ठीक है, आगे तिरुवलाम्बा देवी ने वरदम्बिका परिणय में अच्युत देव राय एवं उसकी रानी वरदम्बिका के विवाह का वर्णन है। उसके शासन काल में वास्तविक शक्ति तुरुमाल नामक 2 भाइयों के हाथ में थी, जो अच्युत के साले थे। अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की है। आगे है पुर्तगाली यात्री एवं घोड़ों के व्यापारी नुनीज ने इसके शासनकाल में यात्रा की। आगे है सदाशिव 1542 से 1570 ईस्वी। सदाशिव तुल्लु वंश का अंतिम शासक था। यह कठपुतली शासक था। शासन की वास्तविक शक्ति आरवीडू वंश के मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने सेना में मुसलमानों की भर्ती की एवं पुर्तगालियों के साथ कभी मैत्री एवं कभी संघर्ष किया। आगे राम राय ने नीतिगत परिवर्तन किया व दक्कन के सुल्तानों के झगड़े में सक्रिय हस्तक्षेप किया।
1558 ईस्वी में राम राय ने बीजापुर व गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा। आगे इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बरार को छोड़कर अन्य 4 बहमनी राज्यों जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर ने विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त संघ बनाया। बीजापुर के अली आदिल शाह इस संघ के मुखिया थे। आगे बरार इस संघ में गोलकुंडा से शत्रुता के कारण शामिल नहीं हुआ। 23 से 25 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेना ने तालीकोटा जिसे हम राक्षस तगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध को दोस्तों हम लोग राक्षस तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया एवं संयुक्त सेना का नेतृत्व जो है हुसैन निजाम शाह ने किया था। किसने? हुसैन निजाम शाह ने किया था। राम राय को युद्ध मैदान में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से मारा था। आगे दोस्तों, विजयनगर काल में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की भर्ती जो है राम राय ने की थी। एक सेकेंड, हाँ चलिए आगे है तालीकोटा युद्ध को करसन का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहासकार एन वेंकटमन्य ने इस युद्ध को विजयनगर के इतिहास का वाटरलू कहा है। युद्ध के दौरान राम राय के 2 मुस्लिम सेनापति गिलानी बंधु विरोधी सेना में शामिल हो गए। तालीकोटा के युद्ध के साथ ही दक्षिण में हिंदू राज्य विजयनगर का वैभव समाप्त हो गया। ठीक है, आगे रॉबर्ट सेवेल 1845 से 1925 ईस्वी ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर, फॉरगेटन मतलब भूल जाना। ठीक है, एम्पायर में विजयनगर का इतिहास एवं तालीकोटा युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। ठीक है, आगे रॉबर्ट सेवेल ने प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा किए गए वर्णन के रिकॉर्ड के आधार पर अपनी पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे है दोस्तों आरवीडू वंश 1570 से 1649 ईस्वी। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने विजयनगर के स्थान पर वेनुगोडा यानी पेनगोडा को अपनी राजधानी बनाया। उसने तुल्लु वंश के सदाशिव को अपदस्थ कर 1570 ईस्वी में आरवीडू वंश की नींव डाली। तिरुमाल को पतनशील कर्नाटक साम्राज्य का उद्धारक भी कहा जाता है। तिरुमाल के बाद उसका पुत्र रंग प्रथम शासक हुआ था। आगे वेंकट द्वितीय 1586 से 1614 ईस्वी। यह तिरुमाल का पुत्र था। वेंकट द्वितीय ने मुख्यालय पेनुगोंडा से चंद्रगिरी स्थानांतरित कर दिया। 1612 ईस्वी में ओडियार यानी अडयार के राजा ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकट का स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार था। आगे 1598 ईस्वी में वेंकट ने ईसाई पादरियों का अपने दरबार में स्वागत किया। वेंकट द्वितीय की चित्रकला में रुचि थी। उसने 2 जेसुएट चित्रकार अपनी सेवा में रखे। वे यूरोपीय चित्र बनाते थे। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरिजाघर निर्मित करने की अनुमति दी थी। आगे वेंकट द्वितीय के बाद अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। श्रीरंग तृतीय
श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके समय मैसूर, बेदनूर, मदुरा व तंजौर जैसे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था। विजयनगर राज्य अंतिम रूप से शिवाजी द्वारा बर्बाद किया गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो है उसकी समृद्धि एवं अनेक शत्रु थे। ठीक है, आगे बर्टन स्टाइल ने कहा है विजयनगर युद्ध राज था। ठीक है, विजयनगर युद्ध राज था। किसका कथन था ये? बर्टन स्टाइल का। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है विजयनगर शासकों द्वारा जीते गए क्षेत्र देख लेते हैं। एक तरफ शासक, दूसरी तरफ प्रदेश। हरिहर प्रथम होयसल को जीता था। बुक्का प्रथम मदुरै को, हरिहर द्वितीय गोवा, कृष्णदेव राय रायचूर दोआब। ठीक है, आगे विजयनगर परिमंडलम में मदुरै, चिंगलेपुट, दक्षिण अर्काट, तिरुनलवेली के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आगे है विजयनगर के प्रमुख शासक वंश जो है दोस्तों संगम। इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। वंश जो है सालुव, इसके संस्थापक है नरसिंह सालुव। वंश जो है तुल्लुव, इसके संस्थापक है वीर नरसिंह। और वंश है दोस्तों आरवीडू, जिसके संस्थापक है तिरुमल। ठीक है, आगे विजयनगर में संगम वंश ने सर्वाधिक 149 वर्ष तक शासन किया, जबकि सालू वंश ने सबसे कम 20 वर्ष तक शासन किया था। आगे विजयनगर का प्रशासन देख लेते हैं। ठीक है, विजयनगर का प्रशासन। बर्टन स्टीन अमेरिका के इतिहासकार थे। उनकी पुस्तकें हैं पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडाइवल साउथ इंडिया, और दूसरा है विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तकों से विजयनगर के इतिहास की जानकारी मिलती है। हरिहर द्वितीय के चन्नरय पटन अभिलेख एवं मीतर अभिलेख से विजयनगर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कृष्णदेवराय के कोलार्क अभिलेख से प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी एवं कोंडविदु अभिलेख से राजस्व की जानकारी मिलती है। सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित रहता था। आगे कृष्णदेवराय के अनुसार प्रजा का कल्याण किए बिना राजा का कल्याण नहीं हो सकता था। शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। राजा को राय कहा जाता था, वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। कृष्णदेव राय के अनुसार राजा को हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। ठीक है, आगे चोल शासकों की भांति विजयनगर के शासक भी अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर देते थे। आगे संयुक्त शासन या द्वैध शासन की प्रथा प्रचलित थी। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेक कहते थे। प्रारंभ में विजयनगर एक सहकारी शासन था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा की शक्ति पर राज परिषद का नियंत्रण होता था। राज परिषद के अतिरिक्त 20 सदस्यों वाली मंत्री परिषद भी होती थी। इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी महाप्रधानी होता था। इसका अध्यक्ष सभा नायक कहलाता था। आगे मंत्री परिषद की सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित की जाती थी। मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ग के होते थे। राजा व युवराज के बाद प्रधानी या महाप्रधान सबसे प्रमुख था। यह पेशवा या प्रधानमंत्री के समान था। मंत्रियों को दंड नायक कहा जाता था। ठीक है, आगे महानवमी के अवसर पर राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी तथा महानवमी को ब्राह्मण के स्थान पर राजा ही पूजा अर्चना करता था। महानवमी विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राज्योत्सव था। विजयनगर शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर मंच
महानवमी डिब्बा कहलाता था। ठीक है, आगे विजयनगर प्रशासन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंदिर कर संग्रह, विकास कार्य, सिंचाई जैसे कार्य करते थे। विजयनगर के राजा सम्याचार्य की उपाधि धारण करते थे। विजयनगर में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय देने वाले सम्याचार्य अथवा देसरी कहलाते हैं। आगे है केंद्रीय सचिवालय, चलिए देख लेते हैं। इसके राय सचिव तथा करणी कम अकाउंटेंट जैसे अधिकारी होते थे। सेनबोर यानी लिपिक तथा माननीय प्रधान यानी गृह मंत्री जैसे अधिकारी भी थे। रायसम राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। तेलुगु नियोगी केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण अधिकारी थे। शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्राकर्ता कहलाता था। आगे टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन को देख लेते हैं। आइए, विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को राज्य या मंडल या चावड़ी कहा जाता था। बारबोसा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 200 प्रांत थे। प्रांत, राज्य, मंडल। नोट: कुछ विद्वान मंडल को सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मानते हैं। तमिल प्रदेश में कहीं कहीं मंडल को ही राज्य कहा गया है। कोट्टम या वलनाडु कमिश्नरी, नाडु जिला, मेला ग्राम 50 गांवों का समूह। ठीक है, स्थल एवं सीमा 20 गांवों के समूह। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी। सामान्यतः प्रांतों में राज परिवार के व्यक्तियों को ही गवर्नर नियुक्त किया जाता था। राजकुमार को जब गवर्नर बनाया जाता था तब उसे उदययार कहते हैं। ठीक है, उदययार कहते थे। प्रांतपतियों यानी गवर्नर को नायक या दंड नायक या मंडलेश्वर भी कहा जाता था। ये प्रांतपति राज परिवार के नहीं होते थे बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। नायंकार व्यवस्था, पोलीगर व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था सल्तनत कालीन एकता पर आधारित थी तथा राजपूत काल की सामंत प्रथा के समान थी। नायंकार प्रणाली सर्वप्रथम काकतीय राजवंश में विकसित हुई थी। नायंकार व्यवस्था विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा थी। नायक वे सेना नायक होते थे जिन्हें वेतन के बदले अमरम नामक भूखंड प्रदान किया जाता था। आगे, अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक यानी नायक भी कहा जाता था। इन्हें अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ता था। वह राजा की सहायता के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। अमर नायकों की सर्वप्रथम नियुक्ति तमिलनाडु में की गई थी। नायकों के अधीन जो सरदार होते थे उन्हें पोलीगर यानी पलायगार कहते थे। आगे, पोलीगर भूस्वामी होते थे। ये आदर्श स्वतंत्र सामंत के समान थे। गवर्नर के पद स्थानांतरणीय होते थे जबकि नायक का पद जो था आनुवंशिक होता था। राजा अमरम भूमि के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, आगे नुनीज के अनुसार नायकों की संख्या 200 हो गई। सबसे अधिक नायक तमिलनाडु में थे। नायंकार व्यवस्था विजयनगर के विनाश का कारण बनी। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी अच्युत देव राय ने नायकों की उच्च खंगलता, ठीक है, उच्चखंगलता भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उच्च खंगलता को रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है,
विजयनगर का दंड विधान कठोर था। मृत्यु दंड, अंग विच्छेद और संपत्ति को जब्त करना मुख्य दंड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभाएं देख लेते हैं दोस्तों। इस काल में भी महासभा, नाडु तथा ऊर का अस्तित्व तो था, लेकिन नायंकार व आयगार व्यवस्था के कारण स्थानीय संस्थाओं का पतन हो गया तथा वे चोल काल की भांति संस्थाओं स्वायत्त नहीं रही। सभा सिर्फ ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दिए ग्रामों में ही होती थी, जबकि उर सर्वसाधारण गांवों की स्थानीय सभा थी। ठीक है, आगे। ब्रह्मदेव गांवों की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई को गांव व इसकी सभा को नाडु कहा जाता था। नाडु के सदस्यों को नातवर कहा जाता था। स्थानिक नामक अधिकारी देवालयों का प्रबंध करता था। अंतरीमार ग्राम प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो स्थानीय सभाओं की पूर्ण स्वायत्तता पर नियंत्रण रखता था। आगे है मरियम ग्रामीण सेवक होता था। पुलिस के सिपाही या चौकीदार को तलैयार यानी तलारा कहा जाता था। ठीक है, आगे। आयगार व्यवस्था। विजयनगर काल में आयगार व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आयगार व्यवस्था ने चोल स्थानीय स्व शासन का स्थान ले लिया। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें आयगार कहा जाता था। आगे, इस आयगार अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी, लेकिन ये आयगार पद आनुवांशिक होते थे। आयगार अपने पदों को बेच सकते थे। उन्हें वेतन के बदले लगान और करमुक्त भूमि यानी मान्यम भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, आगे। 12 आयगार अधिकारियों में प्रमुख अधिकारी और कार्य। कर्णिकम गांव का अकाउंटेंट होता था। कर्णिकम। तलारा चौकीदार होता था। गौड़ ग्राम प्रशासक होता था। सेंतेओवा ये ग्राम का लेखा अधिकारी होता था। अंतरीमार ये ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी होता था। बेगरा ये मजदूरों और उनके वेतन बेरोजगार व्यक्तियों की देखभाल के लिए होता था। बेगरा। ठीक है, आगे। महानायकाचार नामक अधिकारी केंद्र द्वारा गांवों में नियुक्त किया जाता था। यह ग्रामीण प्रशासन की देखरेख करता था। आगे है राजस्व प्रशासन को देख लेते हैं। केंद्रीय राजस्व विभाग को अथवन यानी 58 कहा जाता था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लगान आय का प्रमुख साधन था। लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता, सिंचाई, भूमि की पैदावार और उसकी किस्म के आधार पर किया जाता था। आगे। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार राज्य उपज का छठा भाग भूमि कर के रूप में वसूलता था। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। कृष्णदेव राय ने 1/3 से 1/2 भाग भूमि कर वसूला। ब्राह्मणों से 1/20 तथा मंदिरों से 1/30 भाग भूमि कर लिया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर 26% से 30% तक थी। ठीक है, आगे। 15वीं एवं 16वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विजयनगर राज्य की अर्थव्यवस्था के सशक्त होने में कृषि विस्तार एवं निर्यात व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था।
कर व्यवस्था बहुत व्यापक थी। लगान के अतिरिक्त मकानों, पशुओं, धोबी, नाई, भिखारियों, मंदिरों, वेश्याओं और मनोरंजन करने वालों पर भी कर लगता था। ठीक है, आगे कर निर्धारण हेतु पृथक से करों की सूची थी। कृष्णदेवराय के कोंडवीडु अभिलेख में 59 वस्तुओं की कर सूची दी गई है। विजयनगर साम्राज्य में जुलाहा वर्ग को मंदिर प्रशासन एवं स्थानीय कर वसूली में भागीदारी प्राप्त थी। ठीक है, सामाजिक करों में विवाह कर महत्वपूर्ण था। यह वर व कन्या दोनों पक्षों पर लगता था। विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्ति थी। आगे कृष्णदेवराय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया। सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी ने 16वीं शताब्दी के अंत में नाइयों को भी कर से मुक्त कर दिया, क्योंकि वह कंदोज नामक नाई की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। आगे कृष्णदेवराय ने भूमि कर के सही निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया। इस हेतु गंडराय एवं गंडकोल का प्रयोग किया गया। विभिन्न प्रकार की भूमि, पहला है ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जो है ब्रह्मदेव है। देवदेह, मंदिरों को दी गई कर मुक्त भूमि जो है देवदेह है। मठापुर, मठों को दी गई कर मुक्त भूमि जो है वो मठापुर है। और चौथा अमरम, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भू अनुदान जो है दोस्तों वह अमरम है। ठीक है, पांचवा जो है भंडारवाद ग्राम या भूमि कह सकते हैं। ऐसे ग्राम या भूमि जो केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी खालसा की तरह में थी तथा इस भूमि के किसान राज्य को प्रत्यक्ष कर देते थे। ठीक है, आगे छठा नंबर उम्बली गांवों में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि जो थी उम्बली थी। सातवां नंबर कुट्टगी यानी कुत्तगरी, बड़े भूस्वामियों, मंदिरों व ब्राह्मणों द्वारा खेती के लिए छोटे किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि जो थी कुट्टगी यानी कुत्तगरी थी। आठवां नंबर दोस्तों रत यानी खत कोड गए, युद्ध के शौर्य प्रकट करने वाले या युद्ध में मृत सैनिकों के परिवार वालों को दी गई भूमि जो थी रत्य खत या कोड गए था। ठीक है, नंबर 9 एरीपत्ती, यह जलाशय की भूमि केवल दक्षिण में ही होती थी। एरीपत्ती भूमि के राजस्व का प्रयोग ग्राम के जलाशयों की देख रेख के लिए होता था। यह पल्लव चोल काल से ही प्रचलित थी। नंबर 10 मान्या, आयंगरों को प्रदत्त कर मुक्त भूमि है मान्या। आगे वारम व्यवस्था। ठीक है, भूस्वामी व पट्टेदार किसान के मध्य उपज की हिस्सेदारी जो है वारम व्यवस्था थी। गृह कर को वशलपानम तथा तट कर से होने वाली आय को केवलगार कहते थे। ठीक है, कसाईगुत नामक कर बढ़ई से लिया जाता था। कुरुवाई एक प्रकार का चावल था। आगे है विजयनगर में सिंचाई के लिए पृथक विभाग नहीं था। सिंचाई की व्यवस्था व्यक्तिगत प्रयासों से की जाती थी। सिंचाई के प्रयास करने वालों को राज्य कर मुक्त भूमि प्रदान करता था, साथ ही राजस्व का एक भाग भी प्रदान करता था। विजयनगर के शासकों ने तुंगभद्रा नदी पर मदाग झील का निर्माण करवाया है। आगे है लावारिस संपत्ति का प्रयोग भी सिंचाई के साधनों की मरम्मत के लिए किया जाता था। विजयनगर के शासकों ने बांध, कूप एवं तगाड़ का निर्माण करा के कृषि को बढ़ावा दिया। अरासु स्वतंत्रम नामक कर
पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाया जाता था। आगे पुलिस विभाग को कवलकार कहते थे। अब्दुल रज्जाक के अनुसार वेश्यालयों पर पेंका पेंका कर लगता था। ठीक है, जो वेश्यालय था वहाँ पे पेंका कर लगता था। विजयनगर में पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था। वेश्यालयों से होने वाली आय को सोनम कहा जाता था। विजयनगर में वसूले जाने वाले विविध कर थे कदमाई, मगमाई, कनिकई, कत्तनम, कंडम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई और कतायम। ठीक है, आगे भूमि मापक पट्टिकाओं या जरीबों के विभिन्न नाम थे, जैसे कि नदलकुल, राजव्यथ दंकोल और गंडराय गंडकोल। ठीक है, ये थे। चलिए आगे देखते हैं। गंडराय गंडकोल था ना। आगे है दोस्तों हमारा मुद्रा को देख लेते हैं। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का जो था वह स्वर्ण या वराह था। इसे हम पोन, हुंड, परदाव या परदौस या पगौड़ा भी कहा गया है। यह पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, स्वीकार, यहाँ गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्वीकार किया जाता है। इसका वजन जो है 52 ग्रेन होता था। ठीक है, सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फडम कहा जाता था। ठीक, आगे चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। धौरहरे भी चांदी का सिक्का था। जीतल तांबे का सिक्का था। सिक्कों पर कन्नड़ एवं नागरी लिपि में लेख मिलते हैं। स्वर्ण मुद्राओं पर तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन था। आगे हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ का अंकन है। विदेशी मुद्राओं में पुर्तगाली क्रूजेडो, फारसी दिनार तथा इटली के फ्लोरीन और डुकेट तटीय क्षेत्रों में प्रचलित थी। क्रूजेडो पश्चिम तटीय क्षेत्र में प्रचलित था। आगे सैन्य विभाग को कंदाचार कहते थे। सेनापति को दंडनायक कहते थे। सैनिक छावनियों को कडगम कहा जाता था। जो ब्राह्मण सैन्य अधिकारी दुर्गों की देखभाल करते थे उन्हें दुर्गदानिक कहा जाता था। ठीक है, आगे सेना का मुख्य अंग अश्वसेना था। तोपखाने का प्रयोग भी होने लगा था। घोड़े की आपूर्ति पुर्तगालियों द्वारा की जाती थी। मुस्लिम सैनिकों की भी नियुक्ति की जाने लगी। नौसेना का अस्तित्व था। प्रांतों में कवलिकार यानी कवलगर नामक विशेष पुलिस अधिकारी भी होते थे। विजयनगर शासकों के जहाज मालदीव में बने थे। ठीक है, बनते थे। आगे सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर शासक वर्णाश्रम व्यवस्था को कायम रखना अपना कर्तव्य समझते थे। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। सेना व प्रशासन में उन्हें ऊंचे पद प्राप्त थे। ब्राह्मणों को दुर्गदानिक किले का अधिकारी नियुक्त किया जाता था। आगे चट्टी वर्ग व्यापार करता था। वे अच्छे लिपिक भी थे। बारबोसा लिखता है कि वे चट्टी यानी धनाढ्य और सम्मानित हैं तथा बहुत साफ जीवन बिताते थे। ठीक है, आगे है वीर पांचाल दस्तकार वर्ग, कैकोलार जुलाहा वर्ग, तेलुगु नियोगी राजकीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण, कूदी कृषक मजदूर। ठीक है, कंबलतर चपरासी, दोबर यानी बाजीगर यानी कलाबाज बोलते हैं दोबर को। उत्तर भारत में दक्षिण में आकर बसे लोगों को बड़वा
ठीक है, बडवा कहते थे। विजयनगर समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर में भारी संख्या में दास थे। आगे, मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसवाग कहा जाता था। दक्षिण की आबादी निश्चित करने के लिए, एक सेकेंड दोस्तों, आगे है, दक्षिण की आबादी निश्चित करने के लिए मोरलैंड ने विजयनगर की सैनिक संख्या को आधार बनाया। आगे, विजयनगर समाज में बढ़ई, स्वर्णकार एवं लोहार का सामाजिक स्तर ऊंचा था। बढ़ईगिरी सोने, तांबे, लोहे और पीतल का काम करने वाले दस्तकारों के संयुक्त वर्ग को कमलर कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जुलाहों की सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी थी। आगे है दोस्तों, स्थल गौडिक विजयनगर साम्राज्य का बहुत सम्मानित अधिकारी होता था। साम्राज्य की प्रशंसनीय सेवा करने वाले व्यक्तियों को गांवों में स्थल गौडिक नियुक्त किया जाता था। आगे है स्त्रियों की स्थिति। विजयनगर समाज में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। कुछ स्त्रियां न्यायाधीश भी होती थीं। समाज एवं साहित्य में स्त्रियों ने ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। विभिन्न शस्त्रों के प्रयोग का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, स्त्रियां संगीत व नृत्य के अलावा ज्योतिष, शाही अंगरक्षक, योद्धा, सुरक्षाकर्मी, लेखा अधिकारी, महल की रक्षिकाओं आदि का कार्य भी करती थीं। वे युद्ध भूमि में भी जाती थी। नुनीज भी यह लिखता है, सामंतों व उच्च वर्गों को छोड़कर बाकी समाज में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। निकोलो कोंटी लिखता है कि विजयनगर के राजा के 12,000 रानियां थीं। इनमें से 4,000 उसके साथ 4,000 उसके साथ हर जगह जाती थी। ठीक है, आगे है, मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। डोमिंगोज पायस के अनुसार विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था में देवदासियों की अच्छी सामाजिक स्थिति थी। देवदासी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है पद्म पुराण में मिलता है। विजयनगर समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। विजयनगर समाज में वैश्याओं या गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, क्षमा करिएगा, थोड़ा रोटेट हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। कहाँ था भाई? यहीं पे थे ना हम। ये था ना, गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, आगे वे, एक सेकेंड दोस्तों, आगे है स्थान था। आगे, वे नाच गान में पारंगत थी। वे समाज में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। सार्वजनिक उत्सवों में गणिकाएं अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। गणिकाओं को प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में दहेज की कुरीति इतनी बढ़ गई थी कि ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोषित करा दिया। 1424 से 1425 ईस्वी में एक अभिलेख में दहेज को अवैधानिक घोषित किया गया है। आगे, सती प्रथा। 1354 ईस्वी में एक अभिलेख में मालगौड़ा नामक महिला के सती होने का उल्लेख है। सर्वप्रथम निकोली कोंटी ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। आगे, बारबोजा, नूनीज, सीजर, फेडरिक, पियत्रो डेला वाले आदि विदेशी यात्रियों ने सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन किया है। बारबोसा के अनुसार सती होने वाली महिला को मादक द्रव्यों का सेवन कराया जाता था। बारबोसा के अनुसार लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मणों में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। आगे, सती होने वाली स्त्री की स्मृति में सती कल या महासती कल जैसे सती स्मारक स्थापित किए जाते थे। विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए इसे कर मुक्त
कर मुक्त कर दिया, राज्य सती प्रथा को बढ़ावा नहीं देता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष गंड गंडपेद गंडपेद्र नामक कड़ा पैर में धारण करते थे। आगे है दोस्तों व्यापार। विजयनगर का व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसीनिया तथा पुर्तगाल से होता था। कपड़ा, चावल, चीनी, सोरा, मसाले, इत्र, लोहा आदि विदेशों को भेजे जाते थे। काली मिर्च का काफ़ी निर्यात होता था। ठीक है, मतलब अत्यधिक मात्रा में निर्यात होता था काली मिर्च का। आगे घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि विदेशों से मंगाए जाते थे। इनमें घोड़े सबसे ज़्यादा आयात होते थे। पुर्तगालियों को घोड़े के आयात पर एकाधिकार था। आगे उन्नतशील कृषि एवं निर्यात व्यापार के कारण विजयनगर की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई। आगे चट्टी व्यापार के लिए मलाया द्वीप समूह जाते थे। मलाबारी सौदागर दासों का व्यापार भी करते थे और विजयनगर राज्य से पोत भरकर दास ले जाते थे। ठीक है, आगे उद्योग, वस्त्र, इत्र व धातु के बर्तन बनाना यहाँ का मुख्य उद्योग था। खनन कार्य भी बहुत होता था। तंजौर धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। मालाबार तट पर कालीकट में जहाज़ों का निर्माण होता था। कालीकट विजयनगर का पश्चिमी तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह भी था। अरब राजदूत अब्दुल रज्जाक के अनुसार साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। कितना थे दोस्तों? 300 बंदरगाह। शिक्षा एवं मनोरंजन, मंदिर, मठ व अग्रहार विद्या के केंद्र थे। अग्रहार ऐसे विद्यालय थे जो केवल वेदों की शिक्षा देते थे। ठीक है, विजयनगर शासकों में विद्यालय स्थापित करने के प्रयास नहीं किए हैं। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। आगे नाटक व यक्षगान मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। यक्षगान में मंच पर संगीत एवं वाद्यों के साथ अभिनय किया जाता था। यक्षगान दक्षिण भारतीय नृत्य शैली थी। विजयनगर में वीणा सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। आगे बोमलाट एक छाया नाटक था जिसका आयोजन मंडपों में किया जाता था। डंडों के खेल को कोल्टम नाम से जाना जाता था। शतरंज व पासा लोकप्रिय खेल थे। कृष्णदेवराय शतरंज के खिलाड़ी थे। आगे है शतरंज विजयनगर का राष्ट्रीय खेल था तथा इसमें योग्यता प्राप्त करने वाले को राज्य की ओर से पारितोषिक पुरस्कार भी मिलता था। ठीक है, आगे स्थापत्य देख लेते हैं। स्थापत्य विजयनगर में मंदिर स्थापत्य की प्रोविदा शैली थी। यह बेसर शैली का ही एक रूप थी। गोपुरम अधिक बड़े हो गए व उन्हें राया गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम अब मंदिर के प्रमुख अंग बन गए हैं। अमान मंडप देवता की पत्नी के लिए पृथक मंदिर जो है 1000 स्तंभों का मंडप व कल्याण मंडप प्रोविदा शैली की विशेषता थी। आगे अलंकृत स्तंभ व छत्ते तथा स्तंभों के नीचे करंड सज्जा, ठीक है, मंडप जैसे होता है ना, करंड सज्जा विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की विशेषता है। आगे स्तंभों के ऊपर दरियाई घोड़े की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। आगे है कल्याण मंडप में देवता एवं उसकी पत्नी के विवाह उत्सव आडंबर पूर्वक मनाए जाते थे। कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए हम्पी के हजारा मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर इस शैली के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे विजयनगर शासक शैव देवता विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे। कृष्णदेवराय वैष्णव थे।
विजयनगर में कांस्य मूर्तियाँ तिरुपति मंदिर से प्राप्त होती हैं। ठीक है। लिपाछी मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी एकास्मक मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में विजयनगर कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। इसी कारण विजयनगर की चित्रकला को लिपाछी कला कहते हैं। विजयनगर में स्थित कमल महल हिंदू स्थापत्य का निर्देशन है, जिस पर इस्लामी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। आगे है साहित्य। सायन ने वेदों पर व हिमाद्री ने धर्मशास्त्रों पर टीका लिखी। सायन ने सुधा निधि की रचना की थी। कृष्णदेवराय ने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया, जिसके कारण तेलुगु भाषा की स्वतंत्र रचना प्रबंध का निर्माण हो सका। आगे पांडुरंग महात्म्य एवं उद्भटाचार्य चरित्र के लेखक तेनालीराम कृष्ण देव राय के दरबार में थे। आगे विजयनगर की राजभाषा जो है वह तेलुगु थी। माधव विद्यारण्य ने पराशर स्मृति पर काल निर्णय नामक टीका लिखी, जो 1335 ईस्वी से 1360 ईस्वी के बीच लिखी गई। ठीक है। आगे माधव विद्यारण्य ने काल निर्णय में विजयनगर के शासकों का इतिहास दिया है। श्रीनाथ ने श्रृंगार दीपिका एवं श्रृंगार नैषध की रचना की है। देवराय द्वितीय ने नानाख्या से महाभारत का तेलुगु अनुवाद करवाया। हरिहर के शासन में आनंद भूषण ने रामायण का तेलुगु अनुवाद किया है। कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण ने संगीत सर्वोदय एवं रामामात्य ने स्वर में कलानिधि की रचना की। आगे अल्लासानी पेद्दना की रचना जो है क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है मनुकारिता या स्वरोचित संभव। दूसरा सर्वोच्चीस मानचित्र। तीसरा है हरिकथा सरनस्मु। ठीक है। आगे है मनुकारिता स्वरोचित संभव की कहानी मार्कंडेय पुराण से ली गई है। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मधुरा विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में उल्लेख किया है। कुमार कंपन हरिहर प्रथम का सेना नायक था। कुमार कंपन बुक्का प्रथम का ही पुत्र था। आगे है बुक्का प्रथम का पुत्र था। रामराज पंडित ने कन्नड़ भाषा में वसु चरित्र की रचना की। राजनाथ ने साल्वाभ्युदय की रचना भी की है। ठीक है। आगे तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्य देख लेते हैं। पहला आमुक्त माल्यद, जिसका कृष्णदेव राय ने लिखा है। दूसरा अनुकारिता या मनुचरितम या अलासानी पेद्दना। ठीक है। आगे है अलासानी पेद्दना। नंबर तीन वसुचरित भट्टमूर्ति। ठीक है। वसुचरित भट्टमूर्ति। चौथा राघव पंडवियम पिंगली सूरल। 5वां नंबर पांडुरंग महामत्यम तेनालीराम। आगे है दोस्तों हमारा वीरभद्र ने अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु अनुवाद किया। आगे मधुरा कन्नड़ भाषा के प्रथम विद्वान थे। केतन ने कन्नड़ में दंडी के 10 कुमार चरित का अनुवाद किया, जिसके कारण उसे अभिनव दंडी की उपाधि मिली है। आगे है दोस्तों एक सेकेंड है उपाधि मिली। आगे श्रीनाथ ने देवराय द्वितीय के काल में हरविलासम की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि पेद्दना के अलावा पारिजात पहरण के लेखक नंदी तिम्मन परस भूपालियम के लेखक भट्टमूर्ति भी थे। आगे धुर्जटी ने कालहस्ती महामात्य की रचना की। आगे द तमिल कंट्री अंडर विजयनगर के लेखक
ए कृष्ण स्वामी हैं। आगे है सल्तनत काल में दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्य, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ वंश तीसरी तरफ संस्थापक। देवगिरी, इसका वंश जो है दोस्तों वह यादव है और संस्थापक है भिल्लम। दूसरा है वारंगल, जिसका वंश जो है काकतीय है, संस्थापक चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम है। तीसरा है द्वार समुद्र, इसके वंश जो है होयसल है और संस्थापक सल है। और चौथा है मदुरा, जो कि वंश है पांड्य और संस्थापक है मारवर्मन समुद्र पांड्य। ठीक है, सॉरी, मारवर्मन सुंदर पांड्य। ठीक, आगे दक्कन के राज्यों के प्रमुख सरदार। राज्य है एक तरफ, दूसरा प्रमुख सरदार बहमनी, जिसका प्रमुख सरदार है महमूद गवा। दूसरा है अहमदनगर, जिसका प्रमुख सरदार है मलिक अंबर। तीसरा है गोलकुंडा, जिसके प्रमुख सरदार है मीर जुमला या मदना या अकना। ठीक है, बीजापुर राज्य है अफजल खां। ठीक है, और मुरारी पंडित। और नेक्स्ट है राज्य दोस्तों विजयनगर, जिसकी नरसा नायक या कुमार कंपा है। ठीक है, कंपन जिसको हम बोलते हैं, कुमार कंपन। आगे है विदेशी यात्रियों के महत्वपूर्ण कथन। मैंने जो देखा वह विजयनगर दोस्तों क्षमा करिएगा, मैंने जो देखा विजयनगर उतना ही बड़ा था जितना बड़ा रोम। यह विश्व का अत्यधिक व्यवस्थित नगर था। राजा का महल लिस्बन के सभी महलों से बड़ा था। डोमिंगोज पायस का यह कथन था। ठीक है, डोमिंगोज पायस का यह कथन था। आगे है डोमिंगोज का एक और कथन है दोस्तों, डोमिंगोज पायस का एक और कथन है, यह संसार का सबसे सुंदर व संपन्न शहर है जहाँ सभी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। राजा के पास अत्यधिक मात्रा में धन, सैनिक, हाथी हैं। आपको यहाँ सभी देशों के नागरिक मिलेंगे। ठीक है, विजयनगर में। आगे है डोमिंगोज पायस ने लिखा है कि कृष्णदेव राय महान विद्वान तथा न्यायप्रिय शासक है। वह विदेशियों को सम्मानित करता है, किंतु कभी कभी उसे क्रोधावेश का दौरा भी हो जाता है। आगे है कुछ नहीं ना, आगे विजयनगर जैसा नगर इस पृथ्वी पर ना तो किसी ने देखा है और ना ही कभी सुना है कि संसार में उसके समान कोई अन्य नगर हैं। शहर सुरक्षा के लिए एक के अंदर एक 7 दीवारों से घिरा हुआ है। घेरा 165.75 किलोमीटर यानी 64 मील था। अब्दुल रज्जाक का यह कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विजयनगर राज्य में 300 बंदरगाह हैं। ये अब्दुल रज्जाक का कथन है। देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। ठीक है, सैनिकों की संख्या लगभग 11 लाख है, जो कि अब्दुल रज्जाक का ही कथन है। ठीक, देश इतना अच्छा बसा हुआ है कि संक्षेप में उसका चित्र प्रस्तुत करना कठिन है। राजा के कोष गृह में जितने गड्ढे खुदे हुए हैं उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई हैं। देश के सभी उच्च एवं निम्न जातियों के निवासी, यहाँ तक कि बाजार के कारीगर भी जवाहरात व आभूषण पहनते हैं। अब्दुल रज्जाक, यह कथन था अब्दुल रज्जाक का। ठीक है, आगे है दोस्तों बारबोसा का एक कथन है, देख लेते हैं। बारबोसा का कथन, नगर बहुत विस्तृत व सघन बसा हुआ था तथा भारतीय हीरो पेगु की लाल मणि, चीन और अलेक्जेंड्रिया की रेशम, सिंदूर, कपूर, कस्तूरी तथा मालाबार की चंदन और काली मिर्च के व्यापार का मुख्य केंद्र स्थान था। ठीक है, यह बारबोसा का कथन है। ठीक, राजा ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति इच्छा अनुसार विचरण कर सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन बिता सकता है। उसे ना कोई कष्ट देगा और ना यह
पूछेगा कि तुम ईसाई, यहूदी, मुस्लिम अथवा हिंदू हो। ठीक है, यह भी बारबोसा का कथन था। आगे है, नगर का घेरा 60 मील का था, जिसमें प्रायः 90,000 व्यक्ति शस्त्र धारण करने के योग्य थे। यह निकोलो कोंटी का कथन था। ठीक है, आगे है, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य में आए विदेशी यात्री। यात्री एक तरफ, यात्री दूसरे तरफ देश। इब्न बतूता मोरक्को का था, निकोलो कोंटी इटली का, अब्दुल रज्जाक फारस का, एथेनेसियन निकितीन रूस का था। ठीक है, और ये लोग का टाइम पीरियड देख लेते हैं एक बार। ठीक, इब्न बतूता का जो था मोरक्को का था, यह 14वीं सदी में आया था और हरिहर प्रथम के समय आया था। निकोलो कोंटी जो है वो इटली का था, 1420 से 1421 में आया था, देव राय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक फारस का था, यह 1443 से 1444 ईस्वी में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एथेनेसियस निकितीन जो है दोस्तों वह रूस में रहता था। ठीक है, रूस का था निवासी। यह 1470 से 74 ईस्वी में आया था और मोहम्मद तृतीय बहमनी के समय आया था। आगे है, डुआर्ट बारबोसा, यह पुर्तगाल का था, 1500 से 1516 ईस्वी में आया था, कृष्ण देव राय के समय आया था। बार्थेमा जो है दोस्तों वह इटली का था, वह 1502 से 1508 ईस्वी में आया था, वीर नरसिंह के समय। डोमिंगोज पेइज या पायस जो है दोस्तों वह पुर्तगाल का था, 1520 से 1522 ईस्वी में आया था, कृष्ण देव राय के समय। ठीक है, आगे है, फर्नांडिस नूनीज, यह पुर्तगाल का था, 1535 ईस्वी में से 1537 ईस्वी में, अच्युत देव राय के समय में। सीजर फेडरिक, यह इटली का था, यह 1567 से 1568 ईस्वी में सदाशिव राय के समय आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वेनिस इटली के सीजर फेडरिक ने तालिकोटा युद्ध के तुरंत बाद विजयनगर की यात्रा की। उसके अनुसार विजयनगर 24 मील के घेरे में बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा विजयनगर साम्राज्य जो है, आज बहुत लंबा वीडियो था, ये भी आज समाप्त हुआ और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का। ठीक, चलिए, तो वीडियो में रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से फिर से धन्यवाद है दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और शेयर करना दोस्तों आप लोग प्लीज़ नहीं भूलिएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।